तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आज हम मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग बड़ा ही मौज मस्ती किए हैं। कल का वीडियो आप लोगों को हमने दिया, तो इसके पहले आप लोगों ने जंतु जगत का वर्गीकरण जो पढ़ा, अब उसमें पर्टिकुलर हम फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के लक्षण आप लोगों को बताए। अब आज हम तीसरा फाइलम लेकर आए हुए हैं, जिसको हम सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के नाम से जानते हैं। तो जंतु जगत का वर्गीकरण जब आप लोगों ने किया, तो थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जंतु जगत का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया को क्लासिफाई करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हमको पहला फाइलम मिल गया प्रोटोजोआ। इसके बाद फर्दर जब हम एनिमलिया का क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 ब्रांचेस में करते हैं, मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ में हमको दूसरा फाइलम मिल गया पोरीफेरा। मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को फिर हम डिविजन्स में बांटते हैं, और इस डिविजन्स में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। तो रेडिएटा और बायलेट्रिया। रेडिएटा और बायलेट्रिया सिमेट्री या समित के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वहां पर हमको तीसरा फाइलम मिलता है डिविजन रेडिएटा में, विच इज इंक्लूड टू रेडियल सिमेट्री। वहां पर हमें तीसरा फाइलम मिलता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तो हमें तीसरा फाइलम मिला सिलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या इसका दूसरा नाम है निडेरिया। निडेरिया, सिलेंट्रेटा या निडेरिया सिलेंट्रेटा या निडेरिया सिलेंट्रेटा या निडेरिया तो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इस फाइलम की खोज कहिए या नाम देने का श्रेय जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम है ल्यूकर्ट। ल्यूकर्ट नाम वैज्ञानिक, इन्होंने 1847 ईस्वी में फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया नाम दिया। जैसा कि नाम से आप लोग जानते हैं कि ए सिलेंट्रेटा, इसकी मीनिंग होती है
सीलन और दूसरा है टेरान। सॉरी, सील और एंटेरान। सील और एंटेरान। सील मीन्स होती है हालो और एंटेरान मीन्स होती है गट या कैविटी। अर्थात कहने का मतलब कि सिलेंट्रेटा की मीनिंग होती है कि हालो कैविटी या गुहा पाई जाती है, इस नाते इसे हम सिलेंट्रेटा संघ नाम देते। तो पहली विशेषता इसके नाम से हो गई कि इसमें सिलेंटरान नामक गुहा या कैविटी पाई जाती है। और सिलेंटरान नामक जो कैविटी या गुहा पाई जाती है, उसकी विशेषता ये होती है कि उसी कैविटी या गुहा में पाचन होता है और पाचन होने के बाद भोजन का, भोज्य पदार्थों का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इसलिए ऐसे प्रकार की कैविटी या गुहा को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या जठरवाहिनी गुहा। यानी कहने का मतलब कि ऐसी प्रकार की गुहा जहां पर पाचन होता है और भोजन का वितरण भी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, उसी भाग में ऐसे प्रकार की संरचना को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या जठरवाहिनी गुहा कहते हैं। दूसरा नाम इसका जो निडेरिया है, इस निडेरिया का अर्थ होता है स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स हिंदी में कहते हैं दंश कोशिकाएं। स्टिंगिंग सेल्स या दंश कोशिकाएं। निडेरिया का अर्थ होता है नीटिल या स्टिंगिंग सेल्स, दंश कोशिकाएं। अर्थात कहने का मतलब कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है। तो पहला लक्षण हुआ इसके नाम से कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सिलेंटान नामक गुहा पाई जाती है। दूसरा लक्षण हुआ कि स्टिंगिंग सेल्स या दंश कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद अगला जो लक्षण है, वो अगला लक्षण ये है कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में, जीवन वृत्त में दो प्रकार की प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, जिसे हम पॉलिप और मेडुसा के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा ये आदर्श रूप से द्विरूपी होते हैं, डाइमॉर्फिक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि दो तरह के दिखाई देते हैं। कैसे? जो पॉलिप होते हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं, अर्थात बेलनाकार होते हैं, और जो मेडुसा होते हैं वो छतरी नुमा होते हैं, तस्तरी नुमा होते हैं, तस्तरी नुमा होते हैं, तस्तरी नुमा, छतरी नुमा होते हैं। तो इस तरह से पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन फाइलम सिलेंट्रेटा, which is the characteristic feature of the phylum
सिलेंट्रेटा, यानी पॉलिप और मेडुसा ये संरचना किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाई जाती। लाइफ साइकिल में इनके जीवन काल में जो पॉलिप स्टेज होती है, ये पॉलिप स्टेज एसेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। एसेक्सुअल और मेडुसा ये सेक्सुअल स्टेज को, अर्थात कहने का मतलब कि इनके जीवन साइकिल में दो प्रकार की स्टेज होती है। दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन जनन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। कुछ ऐसे प्रकार के ग्रुप या समूह हैं जिनमें की पॉलिप अवस्था होती है, कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं जिनमें मेडुसा प्रकार के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें जीवन की कुछ अवस्थाओं में पॉलिप स्टेज प्रभावित करती है और उसके बाद फिर मेडुसा स्टेज प्रभावित करती है। अर्थात एक स्टेज से दूसरे स्टेज का अल्टरनेट हो जाना या एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन में अल्टरनेट हो जाना, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। इसी को एक और शब्द कहते हैं मेटाजिनेसिस। मेटाजिनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगली जो विशेषता पाई जाती है, आप लोगों ने पोरीफेरा में पढ़ा कि शरीर डिप्लोब्लास्टिक होती है। यहां भी डिप्लोब्लास्टिक होती है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। लेकिन अंतर क्या होता है कि इनके बीच में मीसोग्लिया एक प्रकार का जेली स्तर होता है। दूसरी विशेषता आप लोगों ने पढ़ा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में जो होता है वो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वर्क्स। डिवीजन ऑफ लेबर पाया गया, कार्यों के आधार पर कोशिकाओं का बंटवारा पाया गया, लेकिन वो जो बंटवारा पाया गया वो अस्थायी नहीं था, टेम्पोरेरी था, अस्थायी था। यहां पर अस्थायी है, डिवीजन ऑफ लेबर अस्थायी प्रकार का पाया गया, और जब डिवीजन ऑफ लेबर अस्थायी प्रकार का पाया गया तो ये कोशिकाएं आपस में समूह बना ली। आप लोगों को मालूम है, हम कई बार रिपीट किए हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र के समूह को अंग, और अंग के समूह को अंग तंत्र, और अंग तंत्र के समूह को शरीर। तो इस तरह से हम जैसे जैसे आगे की तरफ फाइलम में बढ़ रहे हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि इनमें मॉडिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, जटिलता हो रही है। और वो जटिलता ये है कि इस संघ के जंतुओं में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शरीर का संगठन वो ऊतकीय स्तर का होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, शरीर का संगठन वो टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती हैं, जीवन में पॉलिप और मेडुसा प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। इस तरह से अगला एक लक्षण और है कि मुख के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। इस तरह से इस फाइलम को हम फर्दर 3 क्लास में बांट देते हैं, जिसे हम कहते हैं
हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में इसका उदाहरण है हाइड्रा। स्काइफोजोआ इसका उदाहरण है आरेलिया। और एंथोजोआ इसका एग्जाम्पल है सी एनिमोन। समुद्री एनिमा। तो ये था फाइलम सिलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम हमको मिला, अर्थात कहने का मतलब कि इस प्रकार के जो जंतु हैं इनमें रेडियल सिमेट्री पाई गई, अरीय सम्मित पाई गई, स्टिंगिंग सेल्स पाई गई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई गई, जीवन में पालित मेडुसा प्रावस्थाएं पाई गई, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डिप्लोप्लास्टिक हुआ, एंडोडर्मी गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मिसोग्लिया पाई गई और इसके साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण पाया गया, जो कि इस संघ का मुख्य लक्षण है। अब इसके बाद हम लोग चौथे फाइलम पर चलेंगे, जिसे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। हमको चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब चूंकि हम वर्गीकरण से चलते हैं एक बार फिर बैक, और उस बैक में हम देखते हैं कि हमको तीन फाइलम के बाद चौथा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज कहां मिलता है, इसकी लोकेशन कहां है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, या एनिमलिया का क्लासिफिकेशन जो हमने किया उसमें चौथा फाइलम हमको प्लेटीहेल्मिन्थीज कहां मिलता है। तो हम फिर एक बार देखते हैं कि एनिमलिया को डिवाइड किया गया तीन ब्रांचेस में, मेसोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ में। तो पैराजोआ में पोरीफेरा मिला, यूमेटाजोआ में हम डिविजन्स में बांट दिए, रेडिएटा, बायोलेट्रिया। तो इस तरह से हमें मिला रेडियल सिमेट्री में तीसरा फाइलम सिलेंट्रेटा। अब बायोलेट्रिया में हम इसको दो सब डिविजन्स में बांट देते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। इस प्रोटोस्टोमिया में फिर हम देखते हैं कि इसको तीन सेक्शंस में बांटते हैं, ए सिलोमेटा, सीडो सिलोमेटा और यू सिलोमेटा। तो इस तरह से हमको ए सिलोमेटा में चौथा फाइलम मिल गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। चौथा फाइलम हमको मिल गया प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब जिस तरह से हमने एक एक फाइलम को खोजने वाले वैज्ञानिक के नाम की जिक्र किया, उसी तरह से हमको प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में अब ये देखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज वास्तव में प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसा कि नाम से ही आप लोग देख रहे हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऊपर हमें कौन कौन से शब्द मिले। ए सिलोमेटा, ए सिलोमेटा से ऊपर हम चलते हैं तो प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया से ऊपर हम चलते हैं तो बायोलेट्रिया, और बायोलेट्रिया से ऊपर हम चलते हैं तो हमें मिलता है यू सिलोमेटा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो हम कहेंगे बायोलेट्रिया, प्रोटोस्टोमिया, ये सिलोमेट्स, यू मेटाजोआ।
बायलेट्रिया अर्थात कहने का मतलब कि इसमें बायलेटरल द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। एसिलोमेटा है, इसका मतलब कि इसमें सीलोम या कैविटी एब्सेंट होती है। पिछले टर्न पर हम आप लोगों को बताए थे कि सीलोम या कैविटी क्या होती है। बॉडी वॉल के अंदर हमारे विसरल पॉर्ट्स या विसरल ऑर्गन्स या आंतरांग पाए जाते हैं। तो इस तरह से आंतरांग और बॉडी वॉल के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी को हम कहते हैं बॉडी सिलोम या कैविटी या गुहा। तो ऐसे प्रकार के जंतु जिनमें कि ये बॉडी शिलोम या कैविटी एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, ऐसे प्रकार के जंतुओं को हम कहते हैं एसिलोमेट्स। अर्थात कहने का मतलब कि ऑल दी एसिलोमेट्स एनिमल्स बिलोंग टू प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम। तो इस तरह से हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस की विशेषता मालूम हो गई कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो जंतु हैं ये जंतु कैसे होंगे। एक तो एसिलोमेट्स होंगे, अर्थात कहने का मतलब कि हमें चौथा फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इस प्लेटीहेल्मिन्थेस की विशेषता है कि ये जंतु जो हैं ये कैसे होंगे, एसिलोमेट्स होंगे। अर्थात कहने का मतलब कि इनमें सीलोम या कैविटी नहीं पाई जाती। दूसरा, प्रोटोस्टोमिया होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि इनमें जो है जो जाइगोट का विदलन होता है, क्लीवेज होता है, वो क्लीवेज जो निश्चयात्मक होता है और निश्चयात्मक के साथ साथ सर्पिलाकार स्पाइरल होता है। सर्पिलाकार और अनिश्चयात्मक होता है, सॉरी निश्चयात्मक होता है। तो इस तरह से प्लेटीहेल्मिन्थेस, अब यहां यह है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने माइंड किया, तो वो वैज्ञानिक हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का नाम देने वाले गेगेनवार। ये गेगेनवार 1858 गेगेनवार 1858 1858 में गेगेनवार ने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का नाम दिया। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वार्म्स या क्रिम। अर्थात कहने का मतलब कि पहली विशेषता हमको मिली कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो चपटे क्रिम के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि इस संघ के जो जंतु हैं वो सब की सब ज्यादातर अधिकांशता पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, अर्थात परजीवी होते हैं। दूसरे जंतुओं खासकर वर्टिब्रेट्स कशेरुकी, अर्थात कशेरुकी में कौन से जंतु हैं, ऐसे प्रकार के जंतु जिनके शरीर में बोन्स या हड्डियां पाई जाती हैं। दीज आर बिलोंग टू वर्टिब्रेट्स, ऐसे जंतुओं को हम वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणियों के यकृत में, आंत में
इस तरह से ये जाकर के परजीवी के रूप में रहते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उतना ही नहीं बल्कि ये वहां पर तमाम प्रकार की डिजीज या रोग उत्पन्न करते हैं। तो मुख्य रूप से प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो मेंबर्स हैं ये परजीवी हैं तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। दूसरी प्रकार की जो विशेषता होती है, इनमें चूसक या सकर्स होते हैं। चूसक या सकर्स होते हैं जिसके कारण ये बॉडी से चिपक करके अपने आप को वहां पर पड़े रहते हैं। अगली विशेषता क्या होती है कि इनमें सिंसिटियल टाइप की एपिडर्मिस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, सेंसिटियल टाइप की एपिडर्मिस होती है। और ये एपिडर्मिस क्या करती है कि परजीवी के रूप में रहते हैं, इनके ऊपर किसी भी एंजाइम्स या किसी भी दवा का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंसिटियल टाइप की एपिडर्मिस जो होती है वो परसिस्टेंट होती है, अर्थात प्रतिरोधक का कार्य करती है, जिसके कारण इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये शरीर इनका डिप्लोब्लास्टिक हुआ। नया शब्द मिला क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि शरीर जो है डिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात इनका जो शरीर का निर्माण होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होता है। लेकिन यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, 3 जन्निक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और इनसे जो है इनके संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से या जटिलता मिल रही है। और ये कहिए कि अब यहाँ पर जो इस तरह से हमें संरचना मिली, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिला, इसे हम कहेंगे ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बार्गिन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कहने का मतलब कि अभी हम आपको पिछले फाइलम में बताए कि कोशिकाओं का समूह, ऊतक, ऊतक का समूह, ऊतक तंत्र का समूह, अंग अंग का अंग तंत्र का समूह, शरीर। तो इस तरह से हम देखें कि वहां पर टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था और यहाँ पर क्या है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शरीर का संगठन अंग के रूप में विभेदित हो गया। तो इस तरह से इनके हेड का सिफेलाइजेशन भी होता है, अर्थात मुख का दीर्घीकरण होता है। और इस तरह से इनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो होती है वो होती है कि इनमें उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन क्रिया के लिए इनमें फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है इस फाइलम का, क्योंकि फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पूरे जंतु जगत में किसी दूसरे प्रकार के फाइलम या जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं, थोड़ा सा ये नया नाम आपके लिए होगा क्योंकि फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं का नाम बहुत कम लोग जानते हैं और ये पाया जाता है आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस जंतु में। अब इसके बाद फर्दर हम इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं, क्लास के अंतर्गत कर देते हैं टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा, टर्बिलेरिया ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। 3 क्लास में इस फाइलम को बांट देते हैं। टर्बिलेरिया
ट्रीमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया के अंतर्गत हमें जो जंतु है वो है प्लेनेरिया, और ट्रीमेटोडा के अंतर्गत फैसियोला, और सेस्टोडा के अंतर्गत है टीनिया। तो इस तरह से प्लेनेरिया, फैसियोला और टीनिया। फैसियोला हिपेटिका, ये जिसे हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, यकृत कृमि के नाम से जानते हैं, ये भेड़, बकरी इत्यादि की आंतों में, बाइल डक्ट्स में इत्यादि में पाई जाती हैं, जिसका नाम है फैसियोला हिपेटिका। इसी तरह से सेस्टोडा या टीनिया सोल्जम जिसे हम कहते हैं, शुगर की आंत में इस तरह से पाए जाने वाला ये जंतु है, जिससे ये टीनियोसिस नामक रोग होता है, टीनिया सोल्जम। तो ये थे आज 2 फाइलम जिसके बारे में हम आप लोगों को बताए। तीसरा फाइलम हम लोगों को जो मिला वो सिलेंट्रेटा, और चौथा फाइलम हमको मिला प्लेटीहेलमिन्थेस। तो आप लोगों ने देखा कि फाइलम सिलेंट्रेटा के तमाम लक्षण, सिलेंट्रॉन, कैविटी, स्टिंगिंग सेल्स, दंश कोशिकाएं, और प्लेटीहेलमिन्थेस में आप लोगों ने देखा कि फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, ये तमाम प्रकार के लक्षण आप लोगों को दिखाए गए, और इन्हीं से कंपटीशन की परीक्षाओं में तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ते रहिए, और इस तरह से जो भी कमेंट करना है उसको आप लोग कमेंट करिए, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक शेयर करने की बात करिए, और खासकर ऐसे लड़कों के लिए जो कम जानकारी जिनके पास है, उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें तक पहुंचाने का कार्य करिए। धन्यवाद।